Hello everyone, welcome to Avanti classes. My name is Manjit Bhardwaj. I'm your chemistry lecturer. आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम का थर्ड लेक्चर है ये. ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं. होमोजेनस इक्विलिब्रिया, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, तो होमोजेनस और हेटेरोजेनस क्या होता है इक्विलिब्रियम, और एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट हमने निकाला था उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है वो सब हम करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहला था होमोजेनस. जैसा कि नेम से आपको पता लग रहा होगा, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, है ना. जीनियस का मतलब, जीनियस स्टैंड्स फॉर फेस. फेस आप कह सकते हैं जो सारा एक जैसा लगता हो. ठीक है, सिंपल एग्जांपल दूंगा. जैसे आप लोगों ने मान लो, अ, हम लोग अलग अलग कलर्स के कपड़े डालते हैं ना. तो अगर हमने सारे एक कलर के कपड़े डाल रखे हो और अपने फेस को भी हम वही कलर कर लें, हेयर वगैरह सब, हाथ वगैरह जो भी हमारी बॉडी का स्पेयर पार्ट दिखाई दे रहा है उन सबको, या तो हम उसको कपड़े से ढक लें, है ना. या फिर क्या करें कि हम अपने हाथ में, जैसे हाथों में ग्लव्स डाल लिए, मुंह के ऊपर पूरा वो वैसा वाला कपड़ा रख लिया, तो बिल्कुल सेम कलर, सारा कलर एक जैसा हो, तो हम उसको बोलते हैं होमोजेनस. हेट्रोजीनस का मतलब, अभी मैं भी हेट्रोजीनस हूं, आप सब भी हेट्रोजीनस ही हो. ठीक है, फेस आपका कैसे, मेरी फेस का कलर अलग है, दाढ़ी का, सिर के बालों का, है ना, सबका कलर अलग अलग है, हेडफोन का अलग है, जैकेट का अलग है ना. सबका कलर अलग अलग रूप में हम दिखाई दे रहे हैं. हाथों का कलर अलग है, फेस से हाथों का कलर ही मैच नहीं करता. समझ गए. मैं आगे बेटा, ये क्या होता है होमोजेनस. होमोजेनस मतलब सेम फेस, बस बात ही खत्म, जो सारे तरफ से एक जैसा दिखाई देता हो, है ना. तो प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्यूशन. ठीक है, प्योर सॉल्यूशन का मतलब हम कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन. ठीक है, ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, होमोजेनस होते हैं. यस, समझ में आ गया बेटा, क्लियर है. ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं. तो ये सिंपल सी टर्म है, नथिंग स्पेशल, बट हम इसको जब केमिकल इक्विलिब्रिया से थोड़ा रिलेट करेंगे तब आपको थोड़ा सा इस उस फेस पे भी सोचना और इस फेस पे भी ये होता क्या है. द टर्म होमोजेनस इक्विलिब्रियम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिएक्शंस वेयर ऑल द स्पीसीज आर इन सेम फेस. ये सेम फेस इसने लिख रखा है. ठीक है, यहाँ पर सेम फेस की बात की, हम इसी को हाईलाइट करने वाले हैं. मतलब सेम फेस ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं है. ठीक है, सेम फेस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल चीजें करने वाले हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैस, बात खत्म. ठीक है, कोई सॉलिड है तो सारे सॉलिड, लिक्विड है तो सारे लिक्विड, गैस है तो सारे गैस. ठीक है, अगर मान लीजिए कि सारे लिक्विड है, एक गैस है तो गड़बड़ होगी. सारे लिक्विड है, एक सॉलिड है, गड़बड़ होगी. सारे सॉलिड है, ठीक है, बट एक गैस है तो गड़बड़ होगी. और अगर सारे सॉलिड हो तो क्या वो होमोजेनस होता है. मुझे ये बताइए, क्या सारे सॉलिड होंगे रिएक्टेंट्स तो क्या वो होमोजेनस फेस होगा, प्रोडक्ट भी सॉलिड हो. बताइए जरा, क्या लगता है आपको, वो होमोजेनस होगा कि नहीं. आप लोगों के माइक भी ऑन है बेटा, आप लोग बोल सकते हो. यस सर, शायद शायद लगा दिया तो मतलब नहीं होगा. बता देता हूँ क्लियर कैसे. मान के चलो मेरे पास एक रिएक्टेंट है येलो कलर का और दूसरा रिएक्टेंट है रेड कलर का. ठीक है, दोनों सॉलिड है, प्रोडक्ट बना रहे हैं वो, कुछ वो व्हाइट कलर का बन रहा है. अब बताओ जरा. यस नंदिनी बेटा, समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग, होमोजेनस होगा. कलर हो जाएगा ना, बस. सेम भी हो सकता है, होमोजेनस भी हो सकता है, अगर सबका कलर वाइट हो तो हो सकता है. ठीक है, तो सॉलिड के केस में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि सेम फेस में सारे भले ही सेम हो, ठीक है, बट वो फिर भी क्या हो सकता है, वो हेट्रोजीनस हो सकता है सारे फेस सेम होने के बावजूद. ठीक है, दैट्स इट. तो ये समझ लो, अब आपको आ गया, बस इतना ही है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. होमोजेनस इक्विलिब्रिया के अंदर अब आप लोग बताइए जरा, ये दोनों होमोजेनस के हैं कि नहीं. एग्जांपल देखो, हमें क्या देखना होता है, मैं फिर से आपको अवेयर कर देता हूँ. ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है. ठीक है, फर्दर ये तो ये सारे एक फेस में है, होमोजेनस है. फिर उसके बाद एक्वस, ये हमारा अमोनिया वाला एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं. N2 जो आपको अच्छे से याद होगा, है ना, N2H2 और NH3 बनेगा. ठीक है, 2NH3 और 3H2 आएगा, और ये रिवर्सिबल होती है ये प्रोसेस भी. ठीक है, तो ये भी सारे गैस होते हैं, ऑल आर इन गैस. नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अमोनिया भी गैस है. तो ये भी आप एग्जांपल लिख सकते हो. ठीक है, ये वाला भी ले सकते हो. उसके बाद में एक और एक्वस दिखा रखा है इन्होंने, CH2 CH2O2.
ठीक है, वो H पॉजिटिव और C2H3O2 नेगेटिव बनाएगा। ये भी एक्वस है पानी में। एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा सबको ना? सिंपल है, सारे एक्वस। एक्वस का मतलब है पानी में घुला हुआ, बस ये याद रख लेना। ठीक है, सॉलिड नहीं है, लिक्विड नहीं है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में घुला हुआ है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फर्दर। नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सिंपल चीजें इसमें। हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया क्या होगा? इन टर्म ऑफ द हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिएक्शंस वेयर स्पीसीज आर इन डिफरेंट फेसेस। तो ये अब मुझे लगता है कि मुझे करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस। यस बेटा, समझ में आ गया होगा डिफरेंट फेस का मतलब। हम तो सॉलिड तक पहुंच चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको ये डिफरेंट फेस का मीनिंग पता लग गया होगा, यस सर। है ना? ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है। सीधी सी बात, उनका कहीं भी कलर भी अगर अलग दिखाई दे रहा है तो वो डिफरेंट फेस हो जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं। तो हेटेरोजेनस के एग्जांपल दे रखे हैं बेटा। एग्जांपल ऑफ द हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरो मतलब अलग होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेटेरो मीनिंग डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट फेस। जीनियस का मतलब होता है फेस। ठीक है, हेट्रोजीनस, फेस डिफरेंट है। ठीक है, तो एग्जांपल देखो यहाँ पे, तो ध्यान देना, ये है सॉलिड CaCO3। क्या होता है? संगमरमर का पत्थर, व्हाइट कलर का जो पत्थर होता है, जो मार्बल होता है, जो हमारे घरों में रखा होता है, व्हाइट कलर वाला, वो CaCO3 होता है। अगर उसमें कोई और कलर की मिक्सिंग है, थोड़ी बहुत धारियां हैं, तो वो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं अदर चीजों की, इसलिए उसमें धारियां वगैरह मिक्सचर वगैरह दिखा, वो मिक्सचर की वजह से ऐसा दिखाई देता है। बट बिल्कुल व्हाइट पत्थर हो तो वो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो उसको अगर हीट करते हैं, काफी हाई टेम्परेचर पर अगर उसे हीट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है भाई। ठीक है, 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसके ऊपर हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये अप्रोक्स है, रियल नहीं है, याद रखना। कैल्शियम ऑक्साइड, अप्रोक्स लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि बच्चों को बातें याद रहना ले, लेकिन लिखा हुआ तो जरूर याद रहेगा। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? चूना। वो जो लोग खाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, तंबाकू खाते हैं जो लोग, यूं रगड़ के और फिर ऐसे मुंह में डाल के तंबाकू खाते हैं, बहुत खतरनाक होता है वो, उससे कैंसर फैलता है। पैकेट के ऊपर भी कैंसर का निशान बना हुआ आता है, फिर भी लोग खाते हैं। उसमें यही डलता है, ये चूना। ठीक है, और ये भी एक फैक्टर अराइज करता है कि जब तंबाकू खाते हैं लोग, तो ये क्या करता है, चूना क्या करता है, स्किन को अंदर से डैमेज कर देता है। ठीक है, जिससे स्किन में थोड़ा सा जख्म बन जाता है, हल्का हल्का, तो हल्की हल्की जलन होती है इससे। जो लोग लगातार खा रहे हैं उनको जलन होना भी बंद हो जाता है, इंसान की बॉडी हैबिचुअल होती है। बट उस उस स्किन के थ्रू ही जो तंबाकू वो लोग खाते हैं, वो तंबाकू हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मुंह में यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और वही हमारी सेल्स को बागी बना देता है, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। तो यानी ये उसमें हेल्प करता है, बट तंबाकू कैंसर फैलाता है, ये सच है, और ये उसको जल्दी करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर ये लगातार टच में रहे ज्यादा चूना खाने से, तो इसी वजह से वो उसको स्किन को खराब कर देता है। अकेला चूना खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि दही में हल्का सा, कितना हल्का, बाजरा, बाजरा पता है सबको भाई? बाजरा पता होगा, फसल होती है ना? तो बाजरे के दाने के जितना दही के अंदर, ठीक है, दोपहर के टाइम में, याद रखना, दोपहर के टाइम में दही खाना सबसे उत्तम होता है, सबसे बेस्ट होता है। शाम को बिल्कुल गलत होता है, सुबह भी ले सकते हो, बट दोपहर को लीजिए। दोपहर को दही के अंदर बाजरे के दाने के बराबर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 1 mm का राउंड बोल होगी, 1 mm की, बिल्कुल छोटा सा, वो आप CaO कैल्शियम ऑक्साइड चूना आप दही में मिला के खा सकते हैं, कैल्शियम की अगर हड्डियों की कमी है तो। बट अगर आपको किडनी डिजीज है, अगर किडनी में स्टोन है, तो ये चूना खाएंगे तो किडनी का स्टोन बड़ा हो जाएगा, याद रख लेना। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखिएगा। फर्दर, ये गैस बन गई। अब देखो जरा, दो सॉलिड एक गैस है, हेट्रोजीनस हो गया ना। नेक्स्ट, Hg, मरकरी सॉलिड है। ठीक है, यहाँ सॉलिड ली गई है मरकरी, मरकरी जबकि लिक्विड होती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, और ये HgO सॉलिड है। तो अगर ये इस तरह का कोई कंपोजिशन बन रही है तो ये भी हेट्रोजीनस हो गया। हालांकि आप इसे लिक्विड मान सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। मरकरी आपने लिक्विड ले ली सपोज, ठीक है, क्योंकि आपने मरकरी लिक्विड ही देखी है तो हम इसको लिक्विड ही मान लेते हैं। ये लिक्विड ले ली तो भी लिक्विड गैस सॉलिड तीनों तो हेट्रोजीनस है, दैट्स इट, है ना। सिंपल सिंपल एग्जांपल, द इक्विलिब्रियम N2O2 NO2 इज एन एग्जांपल ऑफ। बताओ भाई, अब ये क्वेश्चन आपके सामने गाइस, जल्दी से बताइए क्या होगा एग्जांपल। ए, होमोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम। यस, होमोजेनस है। क्यों? क्योंकि सभी गैस फॉर्म में, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, सारे के सारे, तो होमोजेनस इज द राइट आंसर। ठीक है, हेट्रो नहीं हो सकता, नाइदर होमो नॉर हेट्रो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, होमो और हेट्रो बोथ दोनों हो ही नहीं सकते। ऑल द मॉलिक्यूल इन द सेम फेस सो इट इज होमोजेनस, ये आंसर है भाई, दिस इज द आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रोमीन लिक्विड, ब्रोमीन गैस इज इन, ये कौन सा है?
बोलिए, ये कौन सा भाई? ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है और यहाँ ब्रोमीन गैस आ गया। होमोजेनस होगा, नॉट इन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया, कैन नॉट से, मे नॉट बी होमोजेनस इक्विलिब्रिया। क्या बोलेंगे? किसी को नहीं समझ में आया? हेट्रो, दिस इज हेट्रो। नंदनी हैज गिवन द राइट आंसर, और हेट्रो हमारे पास यहाँ आंसर में ही नहीं है। कमाल है ना, हेट्रो। हेट्रो, हेटेरो, स्पेलिंग हेटेरो होती है, हेट्रो मत लिख देना, दैट इज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, याद है किसी को? केसी एंड केपी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। ठीक है, केसी एंड केपी वो था। तो एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम मैंने बताया था किसी भी कंसंट्रेशन पे एग्जिस्ट कर सकता है। 90%, 10%, 90%, 80%, 20%, ठीक है, 70%, 30%, 60-40, 50-50, कोई भी परसेंटेज हो सकती है। 99 और 1% पे भी इक्विलिब्रियम बन सकता है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कितनी रिएक्शन हो चुकी है, कितने परसेंट रिएक्टेंट यूज हो चुके हैं, दैट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखिए जरा, इसमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के अंदर ये क्या कहता है? द टेंडेंसी टू फॉर्म द रिएक्शन occur इंडिकेटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि कितनी रिएक्शन हो चुकी है। इक्विलिब्रियम भी, यानी कि आपको के नॉलेज बता देगा, के की वैल्यू, के सी की वैल्यू बता देगी कि रिएक्शन कितनी हो चुकी है। ये कह रहा है वो, द वैल्यू ऑफ के लार्जर देन 1 मींस दैट द इक्विलिब्रियम रिएक्शन सिस्टम विल बी कंसिस्ट ऑफ मोस्टली प्रोडक्ट्स एंड द इक्विलिब्रियम लाइज टू द राइट। तो लार्जर देन 1, अब ये आपको याद रखना भाई। ठीक है, मैं इसको दूसरा कलर देखता हूँ, कौन सा कलर आपको दिखाई देगा इसमें। ठीक है, ब्लू दिखाई दे जाएगा। लार्जर देन 1, अगर के की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन सिस्टम विल बी कंसिस्ट ऑफ मोस्टली प्रोडक्ट। इसका मीनिंग है मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये जो चीज याद करनी है मैं उसको मार्क कर रहा हूँ बेटा। मोस्टली प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की तरफ आ गया। ठीक है, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं प्रोडक्ट की तरफ आने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट्स ही बच जाएंगे ज्यादातर, रिएक्टेंट खत्म हो चुके हैं। द इक्विलिब्रियम लाइज टू द राइट, और इक्विलिब्रियम जो वो राइट साइड में आ चुका है, मतलब प्रोडक्ट की तरफ आएगा। मोस्टली प्रोडक्ट है तो राइट साइड। ए वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ के मींस, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ के, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ के अगर होगा तो क्या होगा भाई? तो इक्विलिब्रियम जो है वो अभी, रिएक्टेंट ज्यादातर रिएक्टेंट पड़े हैं, प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं है। ठीक है, दैट मींस द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल कंसिस्ट ऑफ मोस्टली रिएक्टेंट्स, मोस्टली रिएक्टेंट हैं। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में सो फार टू द लेफ्ट, लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ ज्यादा है, सिंपली आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बात घुमा के लिखी और कुछ नहीं है। तो मोस्टली रिएक्टेंट, यस गाइस, ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। है ना, क्लियर है? ठीक है, तो ये अब आपको ये चीज याद रखनी है, के की वैल्यू, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए जरा, अब इन्होंने क्या चीज बता रखी है, पीछे वैल्यू कुछ और दी थी, यहाँ वैल्यू कुछ और दे रखी है। ठीक है, हम पीछे वाली वैल्यू को सही करेंगे, ये वाला ज्यादा सही है। मुझे लगा था कि 1 वैल्यू क्यों दे रखी है। ठीक है, देखिए जरा अब क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बहुत कम बने हैं, मोस्टली रिएक्टेंट है। के की वैल्यू क्या कह रही है? लेस देन 10⁻³ बहुत छोटी है। ठीक है, अगर वो 10⁻³ से के इक्वल है या फिर उससे ज्यादा है, और यहाँ 10⁻³ यहाँ 10⁻³ उसके इक्वल है या उससे कम है, तो ये वैल्यू अब आपको याद रखनी है। 1 नहीं, वो 1 वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट है, यानी कि दोनों लगभग बराबर हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली बराबर हैं, कह सकते हैं लगभग 50-50 है। ठीक है, उसके बाद अगर के जो है वो बहुत बड़ा है 10⁻³ से, 10⁻³ से बहुत छोटा है, 10⁻³ से छोटा है, तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बने, सिर्फ रिएक्टेंट है। बड़ा है यानी, सिंपल बोलूं मैं आपको तो सिंपल याद रखिए, के की वैल्यू ज्यादा बड़ी है तो मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट बन चुके हैं। के की वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब सारे रिएक्टेंट है।
और इन बिटवीन, तो आप इन बिटवीन वाली रेंज याद रख लो बस, और कुछ नहीं है कि k की वैल्यू 1 करें क्या करें, तो इन बिटवीन वाली वैल्यू याद रख लो कि 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में अगर k की वैल्यू है तो दोनों लगभग बराबर से हैं, ठीक है, दोनों लगभग बराबर से, दैट्स इट। ठीक है, तो 10⁻³ से +3 के बीच में 1 आता है वैसे, तो k की वैल्यू अगर बिल्कुल 1 है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं वो 50-50 इक्विलिब्रियम में 50-50 रिएक्टेंट है, 50-50 प्रोडक्ट है। लेकिन अगर वो बट उसको ये नहीं मानेंगे कि भी 1 ही हमेशा होनी चाहिए तो 50-50 होगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो इन्होंने 1 दे रखा है लार्जर देन 1, तो ये लार्जर देन 1 नहीं लिखेंगे, लार्जर, सिर्फ इसको लार्जर कहें तो ज्यादा बेटर है। मैं इसको काट रहा हूँ, लार्जर, k की वैल्यू अगर बड़ी है, ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ से कट कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ कंफ्यूज ना हो जाएं, आपके नोट्स में ये ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू बहुत बड़ी है, ए वैल्यू एक k लार्ज मींस प्रोडक्ट है, छोटा है मींस रिएक्टेंट है, और इन बिटवीन है तो वो आपको पता ही है। तो यानी ये वाला एक्चुअल में, ये वाला यूं कह सकते हैं आप कि ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है या इंपॉर्टेंट पेज है, दैट्स इट। यस बेटा, क्लियर है ये? k की वैल्यू 10⁻³ से बड़ी है तो प्रोडक्ट, 3 से 10⁻³ से छोटी है तो ज्यादातर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बहुत कम है, और इन बिटवीन है 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है बेटा, आगे बढ़े, ये मोस्ट Yes. स्लाइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस देखो, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, डायरेक्शन बता सकते हैं, तो भाई पीछे जो किया वो डायरेक्शन ही तो बताएगा, k की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, तो उससे हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि भाई किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसे जाएगा, किस हिसाब से जाएगा, तो वो कैसे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन विल प्रोसीड टू द गिवन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, फॉर दिस पर्पस वी कैलकुलेट द रिएक्शन कोशेंट। अब ये एक चीज है, रिएक्शन कोशेंट, आपने इक्विलिब्रियम के बारे में तो सीख लिया कि इक्विलिब्रियम जो है वो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर छोटी है तो वो प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, प्रोडक्ट बहुत कम है, बड़ी है तो 10 पावर, मतलब अगर बड़ी है तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, छोटी है तो प्रोडक्ट बहुत कम है, और इन बिटवीन है तो इन बिटवीन है। अब रिएक्शन कोशेंट क्या होता है भाई? ठीक है, द रिएक्शन कोशेंट इज डिफाइंड एज द सेम वे एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये सेम होता है, अब ये भी याद रख लेना, वैसे इसको मैं आपको आगे फॉर्मूले से बताऊंगा, बट ये फिलहाल डेफिनेशन है। ठीक है, विच मोलर कंसंट्रेशन टू द गिवन क्यूसी और क्यूपी, इसको हम क्यूसी या क्यूपी से रिप्रेजेंट करते हैं एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन फॉर जनरल रिएक्शन, फॉर ए जनरल रिएक्शन। यहाँ ये फॉर्मूला दे रखा है। अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अलावा केसी क्या होता है भाई? ये पेन विजिबल नहीं है यहाँ पर, है ना, व्हाइट देखें कैसे चलता है। बेटा मेरे को बताओ कौन सा पेन सही चल रहा है? ये येलो चलाया है, जो आपको सही दिखाई दे रहा हो, ये ग्रीन है, ठीक है, ये ब्लू है, आई थिंक ब्लू सही दिन नजर आएगा, सर ब्लू ठीक है। Yes, sir. ये Blue tea. ठीक है, ब्लू सही है, ठीक है, ठीक है, तो ब्लू से लिखता हूँ। देखो केसी, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन क्या था भाई? मान लो एक जनरल रिएक्शन, इनकी जनरल रिएक्शन, यही वाली जनरल रिएक्शन उठाएं तो सी की पावर m1 दे रखी है इन्होंने, हम सी की पावर c हमने जो याद किया था, डी की पावर d, ठीक है, ए की पावर a, यही लर्न किया था हमने, और बी की पावर b। यस, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन। यस बेटा, ये याद है? Yes, sir. है ना, तो अगर जब इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, जब इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आपस में डिवाइड कर देते हैं इक्विलिब्रियम पर, तो क्या होता है? वो होता है केसी। अब इक्विलिब्रियम के बिना, अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, लेकिन मैंने वो उस रिएक्शन को फ्रीज कर दिया। कैसे फ्रीज करते हैं पता है? रिएक्शन चल रही है एक बीकर के अंदर, मैंने उसके अंदर फटाफट बर्फ डाल दी, आइस, कौन सी आइस? बिल्कुल क्रश करके, आइस को एकदम पीस कर, बारीक बनाकर, और उसको फटाफट रिएक्शन में डाल दिया, तो रिएक्शन वहीं पे सीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर उसका 0 हो जाएगा, तो ज्यादातर रिएक्शनें सीज हो जाती हैं। अगर 0 से कम चाहिए तो हम ड्राई आइस डाल देंगे। ड्राई आइस पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर काफी कम होता है उसका, -78 डिग्री सेल्सियस होता है शायद, समझ रहे हो? तो यानी रिएक्शन उसी टाइम मैंने बंद कर दी, अभी प्रोडक्ट नहीं बने थे, थोड़े बहुत बने थे, बट इक्विलिब्रियम नहीं आया था, रिएक्शन अपनी स्टेबल नहीं हुई थी, इक्विलिब्रियम में लेफ्ट राइट वाली रिएक्शन नहीं चल रही थी, वो सिर्फ राइट की तरफ जा रही थी। ठीक है, अगर
उस टाइम पर मैं प्रोडक्ट जितने बने थे और रिएक्टेंट जितने बचे थे दोनों को डिवाइड कर दूं तो वो केसी तो नहीं है क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं आया था, तो उसको बोलते हैं क्यूसी, है ना, वो होता है क्यूसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अलावा रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं उसे, वो कोशेंट होता है ना बचा हुआ, कि रिएक्शन कितनी बच गई है ना, वो शेष जिसको बोलते हैं शेष, है ना, तो ये क्यूसी आ जाएगा। तो यानी कि क्यूसी क्या होगा, मैं सिंपली बोलूं क्यूसी को, अगर क्यूसी को डिफाइन करें तो क्यूसी वही है सी की पावर सी, डी की पावर डी की पावर डी, ठीक है, डिवाइड में ए की पावर ए, बी की पावर बी, यही क्यूसी है और यही केसी है। अब आप लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि दोनों में से कौन सा मतलब कब है, तो अलग करने का तरीका क्या है, जब इक्विलिब्रियम आ जाए तो उस क्यूसी को, ठीक है, क्यूसी विल बी इक्वल टू केसी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्यूसी को ही केसी कह देते हैं, मतलब उसके अलावा इक्विलिब्रियम के अलावा बाकी सब जगह पर क्यूसी वर्ड यूज होगा, ठीक है, और इक्विलिब्रियम के ऊपर क्यूसी को ही केसी बोल देंगे, मतलब वो क्यूसी तो है ही है, तो क्यूसी को ही केसी बोल देंगे, तो केसी को क्यूसी भी बोला जा सकता है, बट साथ में ये लिखना पड़ेगा एट इक्विलिब्रियम। ये समझ में आ गया बेटा सबको, है ना? यस सर। तो आगे देखिए, हमने केसी पता किया कि केसी अगर बहुत ज्यादा हो, केसी की वैल्यू बड़ी है, तो क्या होता है, प्रोडक्ट बन जाते हैं ज्यादातर, केसी की वैल्यू छोटी है तो ज्यादातर रिएक्टेंट होते हैं, और इन बिटवीन है तो यानी दोनों बराबर हैं। बट केसी आने से पहले अगर हमें क्यूसी पता लग गया, तो क्यूसी की वैल्यू अगर ज्यादा है, ये देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, ये भी याद रख लेना, ये नीचे वाला सिर्फ क्यूसी समझने के बाद क्यूसी का पता लग जाए तो ये वाला डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। केसी का पता लग गया कि केसी बड़ा छोटा होता है, तो हमें ये पता लग जाता है कि प्रोडक्ट ज्यादा है या रिएक्टेंट ज्यादा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम बनने के बाद। अब किसी इक्वेशन का इक्विलिब्रियम बन गया तो उसके अंदर क्या आ गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा रिएक्टेंट की कम है, हो सकता है रिएक्टेंट ज्यादा हो, 90% रिएक्टेंट हो, 10% प्रोडक्ट हो और इक्विलिब्रियम बन जाए, बन सकता है बिल्कुल, ठीक है, तो हमें वो पता लगेगा केसी की वैल्यू से, केसी ज्यादा बड़ा है तो यानी प्रोडक्ट ज्यादा है, छोटा है तो रिएक्टेंट ज्यादा है ना। अब यहां पर क्यूसी से क्या पता लगता है, तो क्यूसी की वैल्यू अगर केसी से बड़ी है, क्यूसी बड़ा है, तो क्या चाहेगी रिएक्शन, क्या चाहेगी भाई, क्यूसी जो है वो बड़ा है केसी से। अब मुझे बताइए, क्यूसी छोटा होना चाहेगा, केसी बनना चाहेगा? यस सर। ठीक है, छोटा होकर केसी बनेगा क्योंकि रिएक्शन को तो इक्विलिब्रियम के अंदर जाना है, ठीक है, तो अब छोटा कैसे होगा क्यूसी, तो बड़ा कैसे आया, देखो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, तो बड़ा कैसे, क्यूसी की वैल्यू बड़ी है, ये बड़ा है, कैसे बड़ा आ सकता है, जब रिएक्टेंट जो है वो कम हो अमाउंट में, समझ रहे हो बात, तभी इसकी वैल्यू बड़ी आएगी ना, और प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा हो, तो क्या केसी क्या आ जाएगा, वो क्यूसी क्या आ जाएगा, क्यूसी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ी वैल्यू आ गई है, केसी की वैल्यू छोटी है इसका मतलब। तो यहाँ इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम इसको वेरीफाई करते हैं, तो उसको कैसे वेरीफाई करते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है, द सिस्टम प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, उल्टा होगा, उल्टा, केसी की वैल्यू कम है तो केसी क्यूसी केसी बनना चाहेगा, मतलब क्यूसी की वैल्यू बड़ी है तो वो छोटा बनना चाहेगा। तो देखो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये है क्यूसी, ठीक है, केसी भी यही चीज है दोनों, लेकिन वो अब ये बड़ा है, तो इसको छोटा बनाने के लिए क्या करें, रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएंगे तब ये अपने आप छोटा होना शुरू हो जाएगा ना, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो रिएक्टेंट ज्यादा करेंगे तो छोटा होना शुरू हो जाएगा और वो केसी के बराबर हो जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट ज्यादा कब होंगे, जब प्रोडक्ट उल्टा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, यस, है राइट ना, टू लेफ्ट जाएगा। है ना, तो वो राइट टू लेफ्ट सीधा वहां पर लिखा हुआ है, बट आपको उसे इंटरनली भी समझना है ताकि आप पेपर में गड़बड़ ना कर दें, तो यानी क्यूसी अगर भूल जाओ तो ये आप निकालना भी जाने, क्यूसी और ये केसी अगर बराबर है तो इक्विलिब्रियम, ये तो हम लिख ही चुके, क्यूसी और केसी बराबर है तो इक्विलिब्रियम होते हैं, क्यूसी अगर छोटा है केसी से तो उल्टा हो जाएगा, अब इसको मैं मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा उल्टा हो जाएगा अपने आप ही, है ना, लेफ्ट टू राइट, दैट्स इट। यस बेटा, ये समझ में आ गई, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वही पीछे जो दिया है यही चीज यहां दे रखी है, कोई फर्क नहीं है, क्या उसी छोटा है, ठीक है, केसी बनना चाहेगा,
ठीक है, बिफोर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आने से पहले क्यूसी बराबर है तो ऑब्वियस बराबर होना चाहता है, और क्यूसी अगर बड़ा है तो केसी के अंदर कन्वर्ट होना चाहेगा। ठीक है, तो फिर से इक्विलिब्रियम, मतलब क्यूसी और केसी बराबर होने चाहिए इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, तो ये वैसे तो सीधी स्लाइड दे रखी है, लेकिन हम इसको इसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्यूसी छोटा है केसी से तो लेफ्ट से राइट में जाती है इक्वेशन, लेफ्ट टू राइट। क्यूसी छोटा है केसी बनना चाहेगा, तो यानी कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है। फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, इसके अंदर क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगी। यस, समझ में आया बेटा। और यहां पर तो इक्विलिब्रियम बन ही चुका है, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। हाँ जी, क्लियर है ये सबको। तो ये यहां पर लिख लीजिए, इस अगर इतना लिखने से भी मैंने सही लिखा है गलत लिखा है ये ध्यान कर लेना, कहीं उल्टा ना लिख दिया हो। ये आप लोगों की जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो अब सिर्फ इस डायग्राम को ध्यान करने से भी आपको वही पीछे वाली स्लाइड का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे वाली स्लाइड यही तो था, क्यूसी छोटा होगा तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में यानी कि फॉरवर्ड में जाएगी, और बड़ा होगा तो बैकवर्ड में जाएगी, बराबर होगा तो कहीं नहीं जाएगी, वो हमेशा ऐसी चलती रहेगी। ठीक है बेटा, अगली स्लाइड देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अब कुछ एप्लीकेशंस हैं। पहला, कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी, होमोजेनस इक्विलिब्रियम इन गैसेस फेज है, होमोजेनस इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन फेज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वेरियस हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। ठीक है, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम्स के लिए होमोजेनस इक्विलिब्रियम इन गैसेस फेज, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, कैलकुलेशन ऑफ केसी। तो केसी का कैलकुलेशन करेंगे, वो सब बकवास डाटा लिखा हुआ है, यहां से स्टार्ट होता है एक्चुअल में सब कुछ। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए इस जगह से स्टार्ट हो रहा है भाई सारा कुछ। ठीक है, रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ केसी, किस इक्वेशन के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड डेल्टा एन की वैल्यू 0 है। यहाँ पे डेल्टा एन क्या होता है, ये पता है Number of किसी? moles of product minus number of moles of reactant in gaseous state. यस, वो डेल्टा एन होता है। अब मैं आपको इससे पहले एक चीज बता देता हूँ कि केसी और केपी के बीच में रिलेशन क्या होता है। के सी जो होता है, ठीक है, के सी इक्वल केपी, फिर उसके बाद में डेल्टा आर टी की पावर डेल्टा एन, या केसी की पावर डेल्टा एन, उल्टा लिख दिया मैंने। ये फॉर्मूला याद है किसी को? यस, आता है बेटा किसी को क्या? नहीं याद है, ठीक है। केपी क्या होता है, केपी के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन, ये एक फॉर्मूला है, और ये अब आपको याद रखना के सी और केपी के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन के सी एंड केपी, बिटवीन के सी एंड केपी, केपी एंड केसी। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई, केपी को अगर आपके पास, आपको केपी निकालना और आपके पास में केसी है, केसी ऑलरेडी है, तो आर और टी से मल्टीप्लाई कीजिए, और आर और टी की पावर जो है डेल्टा एन लगाइए। डेल्टा एन क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यानी डेल्टा एन इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट टोटल जितने भी हैं माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट। यस बेटा, डेल्टा एन समझ में आ गया Yes, sir. है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हर रिएक्शन के लिए ये जो इन्होंने दे रखा ना, हर रिएक्शन के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने यही किया था। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे को बैलेंस इक्वेशन पता होनी चाहिए, एट एवरी कॉस्ट बैलेंस इक्वेशन तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है इक्वेशन तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू नथिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं। N2O2 2NO बना रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल इसके रिएक्टेंट के 1 थे, इसके रिएक्टेंट के 1 थे, और वहां पर 2 बन रहे टोटल, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एन की वैल्यू 0, इसलिए उसने ऊपर लिखा कि डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो 0 है इस केस में। ठीक है, ये तो सिंपल है, समझ में आ गया। इनिशियल नंबर ऑफ मोल, मान लो कि शुरू में N2 के हमने A मोल लिए थे, जरूरी थोड़ा है, ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसका मतलब होता है कि आइडियल सिचुएशन में 1 मोल O2 N2 लोगे तो 2 मोल N2 NO बनेगा, ये हमें पता होता है। पर क्या हमेशा 1 मोल ही लेंगे, हम नाप के ही लेंगे, कम ज्यादा भी हो सकता है अपने पास अमाउंट, तो हम कुछ भी ले सकते हैं।
तो इसलिए वो तो आइडियल इक्वेशन है जो ऊपर लिखी होती है, और वो आइडियल इक्वेशन ही हमें बताती है कि अगर नाइट्रोजन कम लिया तो फिर कितना कम बनेगा NO, ऑक्सीजन कम लिया तो कितना कम बनेगा NO, मतलब पूरा 2 मोल नहीं बनेगा, 1 मोल से कम लेंगे या 1 मोल से ज्यादा लेंगे, क्या लेंगे तो कितना बनेगा, वो हमें आइडियल इक्वेशन से पता लगता है। तो हम अपने नंबर ऑफ मोल अपने हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ मान लो वो A था, ऑक्सीजन के B मोल थे, NO तो बना ही नहीं था, 0, है ना। अब क्या हुआ कि मान के चलो इसमें से X मोल घट गए, किसमें से, N, एक टाइम के बाद, ठीक है, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे मतलब कुछ टाइम चला तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने। तो मान के चलो कि X मोल घट गए Na के, N2 के, O2 के भी X मोल घट गए, और NO के X मोल बढ़ गए, बट NO के सामने क्या लगा हुआ है, 2। तो ये यानी हमने X मोल 1 मोल के लिए सारा कुछ गिना था, यहाँ पर 2 मोल बढ़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगी ये क्लियर है। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की थी कि 2 से मल्टीप्लाई होने वाला है पक्के तौर पर। ये बात समझ में आई? यस सर। इसको याद रखना कि हमने ये कैसे किया, ये 2x क्यों किया, ये इंपॉर्टेंट है। वहां पर क्यों नहीं किया, वहां पर 1 है, क्यों, क्योंकि वहां पर x N2 के सामने भी 1 लगा हुआ है, ठीक है, और O2 के सामने भी 1 लगा हुआ है, तो 1 आएगा, सिंपल। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर अपने को कंसंट्रेशन पता लग गई। एक्टिव मासेस, अब कंसंट्रेशन, हमें तो इक्विलिब्रियम पर उनका प्रेशर पता लगा ना, या मोल्स पता लगे। मोल को अगर डिवाइड कर देते हैं लीटर से, वॉल्यूम से, तो डिवाइडेड बाय वी, डिवाइडेड बाय वी, डिवाइडेड बाय वी, ये एक्टिव मास का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम कंसंट्रेशन लिखे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, समझ गए। तो ये कंसंट्रेशन एक्चुअल में एक्टिव मास नहीं है, तो इस पॉइंट को ही हम यहाँ से गायब कर देते हैं बस, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे, जस्ट वी विल फिनिश दिस पॉइंट, ठीक है। मोल पर लीटर ये एक्टिव कंसंट्रेशन नहीं है, ये होता है कंसंट्रेशन, ओनली कंसंट्रेशन। एक्टिव मास लिख रहा है वो, उसको एक्टिव मास का कोई मतलब नहीं, वो तो मोल पर लीटर तो कंसंट्रेशन होती है, तो हमने ये कंसंट्रेशन निकाल ली, ठीक है। तो हम मोल पर लीटर, यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ, चलो दूसरे पेन से इसको मेंशन कर देते हैं कि ये कंसंट्रेशन है, वेट, ये इसको भी शो कर देते हैं, मोल पर लीटर, और ये है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है। मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन आ गई, लीटर से डिवाइड कर दिया, बात खत्म। हियर वी इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन लीटर, ऑब्वियस है, वी वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है, तो सभी की कंसंट्रेशन तभी निकलेगी ना जितने मोल है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, जितना मोल है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, Kc इक्वल क्या होता है भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग Kc निकाल रहा है, वैसे ये सीधा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होना चाहिए, पता नहीं उल्टे पुल्टे फॉर्मूले लिख रखे हैं यहाँ पे, है ना। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो Kc क्या होता है, प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के आगे 2 लगा होता है, रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, 2 रिएक्टेंट है तो सीधा सीधा ये आ गया। यस बेटा, ये समझ में आ गया सबको यहाँ तक? सर डिवाइडेड बाय वी क्यों किया? V कहाँ पर है, अच्छा वो बेटा वो कंसंट्रेशन निकालिए ना। देखो क्या था, उसने दिया ऊपर नंबर ऑफ मोल, इनिशियल मोल दे दिया, इक्विलिब्रियम पर मोल दे दिया। अगर मैं नंबर ऑफ मोल को कंसंट्रेशन से वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ, मोल पर लीटर क्या होता है, मोलैरिटी, यस मोलैरिटी सर। मतलब कंसंट्रेशन, तो वो कंसंट्रेशन निकाली, इसलिए मैंने मोल पर लीटर को साइड में लिखा है कि कंसंट्रेशन, ठीक है, ओके सर। ठीक है। और नीचे केसी क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब ये चीज हर रिएक्शन में आपको करनी है, हर रिएक्शन में ये चीज आपको आनी ही चाहिए, यही यही इसी से न्यूमेरिकल निकलेगा, ऐसे कर करके हर रिएक्शन का अलग अलग वैल्यू निकलेगी इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यहाँ पर केसी की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो डिवाइड में वी वी वी, तो यानी कंसंट्रेशन उसने सबकी कंसंट्रेशन लिखी हैं, क्या था, a माइनस एक्स डिवाइड बाई वी, बी माइनस एक्स डिवाइड बाई वी, 2x बाई वी, ठीक है, यही थी ना कंसंट्रेशन, दिस वन, ये तीनों कंसंट्रेशन उठा ली उसने, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों उठाने के बाद तीनों को केसी से डिवाइड कर, केसी की वैल्यू निकल गई, है ना। तो केसी क्या आया, अब देखो वी से क्या वी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, यहाँ वी का स्केयर आ रहा है, और इन दोनों का भी वी का स्केयर बनेगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, और वो ऊपर चला जाएगा, वी स्केयर से वी स्केयर कट गया, क्या ये हमेशा कटेगा, अब मुझे ये बता दो, ऊपर स्केयर बन रहा था, नीचे v इंटू वी, ये भी स्केयर बन गया v यस। का, हमेशा नहीं कटेगा ना, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना कि ये मत सोचना कि हमेशा यही आएगा, ठीक है। बट इस केस में तो ये आ रहा है, वी कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। केस सी फॉर दिस रिएक्शन इंडिपेंडेंट टू वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन कंटेनर, तो ये इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता केस सी, बट किस केस में, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, व्हेन डेल्टा
n इक्वल 0, जब डेल्टा n 0 होगा तब ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल होगी। क्लियर है ना बेटा? वरना वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा। Yes, यस sir. है ना? हाँ, ये बहुत ध्यान से याद रखना, व्हेन डेल्टा n 0 होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर देता हूँ। जब डेल्टा n, अब हमेशा के लिए इसको याद रख लो तो गड़बड़ हो जाएगी, वरना ये ऊपर वाला तो हमेशा एप्लीकेबल है, सीधी सी बात ये। पता नहीं है इसको क्यों बता रहा है, पर बता भी देना चाहिए, चलो कोई बात नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ केपी, केपी की कैलकुलेशन, ऑल द थिंग्स बीइंग सेम अबव एक्सेप्ट प्रेशर, बस प्रेशर लगा देना, लेट द प्रेशर पी इज द एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर इज द प्रेशर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। इनिशियल मोल ए बी और 0 रहेंगे, बिल्कुल सेम है ना? फर्दर क्या होगा, a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और 2 भी आ जाएगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे भाई, ये अब ध्यान देने वाली बात है। इसने एक स्टेप खा गया है ना? तो यहाँ पर हम वो एक स्टेप लिखेंगे अब अच्छे से, देखिए a माइनस एक्स हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, इनिशियल मोल ये है, और b माइनस एक्स ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम के ऊपर, और ये क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, ये 2x। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा, 2 लगेगा इसका, है ना? तो ये बन गया इनका इक्विलिब्रियम, इनिशियल मोल नहीं है, इनिशियल प्रेशर होना चाहिए था यहाँ पे, है ना? इनिशियल प्रेशर, वहां पर उसने टोटल टोटल नंबर ऑफ मोल, बट मोल ही निकाल रखा है, चलो मोल में ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने निकलेंगे भाई, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया, टोटल नंबर ऑफ मोल हमारे पास a प्लस बी आ गए। a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स, एक्स से x कट जाएगा, ठीक है, a प्लस बी, और नहीं ये x और x, 2x और ये 2x, ये सारे कट जाएंगे, a प्लस बी, अकेला a प्लस बी बचेगा। यस बेटा, ये समझ में आया सबको? Yes. है ना? तो इसको किसी और कलर से काटता हूँ ताकि वो दिखाई दे। हल्का कलर कौन सा है, व्हाइट से सर काट, क्वेश्चन में तो प्रेशर है, तो फिर यहाँ पे मोल। वो भी देखेंगे, रुको रुको, मोल प्रेशर भी निकाल लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हमने नंबर ऑफ मोल्स इनके ए, इनका टोटल निकालने के लिए हमने इसको क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स को सबका टोटल कर दिया। टोटल क्यों करेंगे उसका भी रीजन बताऊंगा, ठीक है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द अबव 3 स्पीसीज कैन बी कैलकुलेटेड एज बाबू। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, N2 का पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर देखो, ये पार्शियल प्रेशर कैसे निकाल रहा है, एक्चुअल में वो नाइट्रोजन का अकेला पार्शियल प्रेशर निकाल रहा है। तो वो कैसे निकलेगा, नाइट्रोजन का अगर प्रेशर निकालना हो, ओनली नाइट्रोजन, तो अभी क्या है, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल कितने हैं, a माइनस एक्स, ये दिख रहा होगा, a माइनस एक्स, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर देखो हम क्या करने वाले हैं, ये एक अलग फॉर्मूला बनेगा, a माइनस एक्स, ये क्या था, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, N2 ही था ना ये, N2 ही है, हाँ N2 है, ठीक है। a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी क्या है, Total number of moles. टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, N2 की नहीं है, टोटल नंबर ऑफ मोल है, मल्टीप्लाई में प्रेशर कर दें, प्रेशर, तो ये एक्चुअल में क्या बना अभी, मोल फ्रैक्शन बना ना, Yes, sir. ये मोल फ्रैक्शन है। तो इन दोनों को अगर हम इन दोनों को कोलेक्टिवली लें तो ये बन गया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को अगर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो इंडिविजुअल नाइट्रोजन का प्रेशर आ जाएगा टोटल मोल्स को, यानी मोल फ्रैक्शन। अब ये फॉर्मूला बताता हूं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन यहां नहीं लिखते, इसको नीचे लिखता हूं, है ना, थोड़ा बेटर रहेगा। तो अब देखो मोल फ्रैक्शन, ये क्योंकि गैसेस के फेस में ऐसा ही होता है कि मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में टोटल प्रेशर, छोट कम रह गया, फिर से लिखना पड़ेगा, स्पेस, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन को अगर टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो बन जाता है आपका
पर्टिकुलर किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर, प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट। अब वो वन कंपोनेंट के प्रेशर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। यस, ये बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. तो यानी कि हमने यहां से क्या निकाला है, हमने इसका पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। सीधी सी बात ये है कि पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है प्योर फॉर्म में किसी कंपोनेंट का प्रेशर, उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, प्योर फॉर्म में प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का प्रेशर, तो इसी को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां हमने N2 का पार्शियल प्रेशर निकाल लिया, गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू टोटल प्रेशर इक्वल हो गया हमारा पार्शियल प्रेशर। फर्दर O2 का गिवन नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल इनटू प्रेशर। ठीक है, NO का भी गिवन नंबर ऑफ मोल, ठीक है, 2x से डिवाइड बाय A प्लस बी टोटल इनटू P। तो तीनों का हमारे पास क्या आ गया? पार्शियल प्रेशर आ गया तीनों का, इंडिविजुअल तीनों का प्रेशर। अब इंडिविजुअल तीनों का प्रेशर यानी केपी अब निकाल सकते हैं। केपी क्या निकलेगा? प्रेशर ऑफ NO इनटू NO का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब ये स्क्वायर किस लिए लगा? क्योंकि भाई वो 2 था, तो ऑलरेडी अब इन तीनों वैल्यूज को इसे इसे और इसे उठा के डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास में सेम, यहाँ इस केस में तो सेम आ रहा है 4x स्क्वायर। देखो पीछे वाले केस में क्या आ रहा था? 4x स्क्वायर a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही सेम आ रहा है। क्यों? है ना? तो केपी दोनों केसेस में यहाँ हमारे पास बिल्कुल सेम आ रहा है। वजह क्योंकि डेल्टा एन जो है वो 0 है। 0. है ना? अब एक खास चीज की, हमने इतना सारा तिकड़मबाजी क्यों किया? हमारे पास थे नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड NO। नंबर ऑफ मोल थे, हमने नंबर ऑफ मोल घटा दिए। हमारे पास प्रेशर नहीं था, लेकिन हमें कंटेनर का हमेशा प्रेशर होता है, पता होता है। देखो जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, जरा सोच के देखना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये दोनों रिएक्शन करेंगी और NO बना देंगी। ठीक है, कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम बन गया। ठीक है, बन गया। कंटेनर तो बंद है, यहाँ पर मैंने एक गेज लगा दिया। कौन सा गेज? वो प्रेशर वाला गेज है ना, जो प्रेशर मेजर करता है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 जितना भी हो, तो वो प्रेशर मुझे बता देगा। तो ये प्रेशर वाला मैंने गेज लगा दिया। मुझे प्रेशर तो कंटेनर का हमेशा पता रहेगा कि नहीं रहेगा? वो तो मैं चेक कर सकता हूँ। Yes, sir. है ना? सिंपल है उसको चेक करना। तो लेकिन मुझे क्या नहीं पता होगा? मुझे नाइट्रोजन का प्रेशर नहीं पता, NO का प्रेशर भी नहीं पता, और O2 का प्रेशर भी नहीं पता। मतलब इंडिविजुअल प्रेशर नहीं पता। इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोल लेंगे, प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोल लेंगे, और NO को भी। मतलब जब भी प्योर फॉर्म होती है किसी सब्सटेंस की, उसके प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ मुझे इन तीनों का प्योर नहीं पता था, और मुझे तो केपी निकालना है। तो कैसे करूं? तीनों का प्योर प्रेशर पता होगा जब वो इक्विलिब्रियम में है, तब मुझे उनका प्रेशर पता होगा। है ना? तभी उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके केपी निकलेगा ना। बट वो तो मुझे पता ही नहीं है। तो उसको पता करने का तरीका क्या है? मुझे सिर्फ नंबर ऑफ मोल पता है, और टोटल नंबर ऑफ मोल मैं निकाल सकता हूं। अलग अलग अगर तीनों के नंबर ऑफ मोल पता है तो टोटल निकाल लो। दोनों को डिवाइड करके टोटल प्रेशर से अगर मल्टीप्लाई कर दो, जो इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर था, और वो उसने ना क्वेश्चन में दे रखा था, देखो जरा ध्यान से, लेट पी एटमॉस्फेयर इज द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। देखो बेटा ये लिखा हुआ है ना? Yes, sir. तो यानी उसने अगर मेरे को वो टोटल प्रेशर दे दे, तो मेरा काम बन गया। ये जो साइड में मैंने जितनी भी ये कहानी लिखी है, ये यही है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन को आप टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, Partial pressure. तो इंडिविजुअल कंपोनेंट का यानी पार्शियल प्रेशर आ सकता है। और यही तरीका था। मतलब कंसंट्रेशन केसी की फॉर्म में कंसंट्रेशन से वो निकालना बहुत आसान है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट इसमें ना ये तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट अलग अलग नाइट्रोजन का, अब क्या इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोजन गैस को अलग करेंगे क्या? सोचो, नहीं कर सकते। है ना? तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और उसको अलग कर देंगे मिक्सचर को, फिर उसके लिए उनके लिए बहुत महाभारत होती है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ये फॉर्मूला वैसे तो 5th लेसन में आता है आपका, स्टेट ऑफ मैटर वाले लेसन में इस फॉर्मूले का यूज है। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये 5th फॉर्मूले के अंदर, 5th लेसन के अंदर ये आता है फॉर्मूला। बट वहां पर नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे डायरेक्ट यहाँ सीखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका यूज हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमेशा आपको पता रहेगा, ये दिमाग में घुसा लेना, क्योंकि कंटेनर का प्रेशर साइंटिस्टों को हमेशा पता रहता है। सिर्फ एक गेज ही तो लगा ना, प्रेशर गेज, है ना? और इंडिविजुअल प्रेशर जो है उसको निकालने का तरीका ये कि उनके अगर नंबर ऑफ मोल और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल,
वो पता लग जाए, सिर्फ उनको ये पता करना है, तो प्रेशर अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना बेटा? Yes. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लार्ज वैल्यू ऑफ के टेल्स अस द फॉलोइंग। तो अब एक क्वेश्चन है भाई, ये बताइए क्या आएगा आंसर। के की वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है ना। द Yes, रिएक्शन लाई टू larger द height लेफ्ट, में लाई टू जाएगा. द राइट, राइट आएगा है ना, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, Yes, sir. दैट्स इट, ये ऐसे डालेगा। तो विच ऑफ द रिएक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी एंड केपी आर सेम। केसी और केपी की वैल्यू सेम कब होगी? सर जिसमें नंबर ऑफ मोल मोल जीरो होंगे. जीरो होंगे। अभी अभी हमने उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया, तो बताओ किस में होगी, सोचो जरा। सर पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन निकालते हैं, देखो ठीक है। नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के कितने हैं, 2 हैं, और रिएक्टेंट के कितने हैं, रिएक्टेंट 4. 3 एंड 1 4 हैं। ठीक है, ये तो -2 आ रही है, ये तो नहीं है। सर सी. ठीक है, और ये होगा 2 एंड इसमें 3, ये भी नहीं आएगा। सी में 1 1 1, यस, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? Yes, sir. सिंपल था ये तो। अगर पीछे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर था तो इसलिए ये सिंपल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ केसी, हालांकि मैं इसके लिए एक रिएक्शन, एक और फॉर्मूला लिख दूं मैं, के पी इक्वल क्या था, के सी इंटू आर टी और इसकी पावर डेल्टा एन। अब देखो अगर डेल्टा एन 0 हो जाए, सोचो के पी विल बी इक्वल टू के सी अगर आर टी की वैल्यू में डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाए, इफ, तो केसी के है इक्वल. ना। हाँ, तो ये चीज भी अब आपको याद होनी चाहिए। इफ डेल्टा एन इक्वल 0, अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, तो के पी, हमें पता है किसी भी चीज की वैल्यू 0 हो तो क्या हो जाएगा, इंटू 1, वो 1 हो जाता है, यस सर. बस खत्म। तो हमें डेल्टा एन की वैल्यू 0 ढूंढनी थी। डेल्टा एन की वैल्यू 0 क्या होती है, तो डेल्टा एन जो है वो भी हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट in gaseous form minus number of mole of reactant in gaseous form, that is। ठीक है, ये फॉर्मूला ना कहीं नहीं होता, मैं बता देता हूँ, बस लिखा होता है बुक्स में, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये मैंने बनाया है, ठीक है, ये मेरी हेल्प के लिए है। तो आपको अगर ये समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तो याद नहीं भी करेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये मैं अपनी Yes. हेल्प के लिए लिखता हूँ इसको ऐसा। नेक्स्ट देखो बेटा, द यूनिट ऑफ द केसी फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए केसी के यूनिट बताओ क्या होंगे। केसी क्या होता है, वही रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, केसी, दोबारा लिख लेते हैं इसको। ये आएगा NO की कंसंट्रेशन की स्केयर डिवाइड में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन। तो देखो इन दोनों का कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन का स्केयर बन जाएगा। इसका मैं लिखूं कंसंट्रेशन का स्केयर, नीचे आ गया कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन। ठीक है, सर कट जाएगा. नो यूनिट, डी इज द राइट आंसर। समझ गए, है ना? आगे बढ़े। Yes. ठीक है, इसको मेंशन करूं क्या, चलो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, कई बार बच्चों को नोट्स में दिक्कत ना आए। नोट्स भी देखो, ये भी अब आप लोगों को लगता है ना कि हम लोग क्या, आसानी, सब कुछ आसान नहीं होता हमारे लिए भी बेटा। हमें नोट्स बनाना है तो उस हिसाब से मुझे ना सोचना पड़ता है कि बच्चा लेक्चर के बाद में अगर इसको पढ़ेगा तो उसे समझ आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो समझ आ रहा है, सब यस नो हो रहा है, बढ़िया, है ना, लेकिन बाद में नहीं आएगा। तो इसलिए मुझे वो सर थोड़ा आता है. हम्म सर आता है. आता है, चलो अच्छी बात है, लेकिन हमें ये सोचना पड़ता है बेटा। इसलिए आपको आता बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग, पर हमें हर किसी के लिए सोचना पड़ता है ना। तो यहाँ कंसंट्रेशन का स्केयर होगा, ठीक है। अगर मान लो लेक्चर नहीं लगाया तो उनके हिसाब से भी सोचना पड़ेगा भी, चलो कुछ कुछ तो समझ आए, है ना। ये कंसंट्रेशन की पावर 1 और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन स्केयर, ठीक है। तो ये आप में कर जाएंगे, ठीक है, तो इसको हम कलर से काटते हैं, बस खत्म। ठीक है, इस तरह से कम से कम कुछ तो आइडिया मिलेगा कि हाँ ठीक है भाई, हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट, लार्ज वैल्यू केसी मींस इक्विलिब्रियम एट, केसी की वैल्यू लार्ज है, क्या होगा, रिएक्टेंट कम है और प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। सही है, Yes, sir. प्रोडक्ट ज्यादा होंगे. ए इज, है ना, ए इज द राइट आंसर। फिर रेट एक्सप्रेशन फॉर अमोनियो, अमोनिया सिंथेसिस इज, अमोनिया के सिंथेसिस में रे का एक्सप्रेशन बताओ। रेट अमोनिया, पहले रिएक्शन लिख लें, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन होता है ना, 3 हाइड्रोजन, बैलेंस लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, ठीक है। और यहाँ आएगा अमोनिया, 2 अमोनिया आ गया, NH3। ठीक है, अभी इसका रेट एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है अकॉर्डिंग टू मास लॉ, K इंटू नाइट्रोजन रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट है, ठीक है, 3, दैट इज 3। ठीक है, यही होगा रेट।
तो अब इन्होंने क्या लिखा, इनका देखो जरा, Kc इक्वल एक्स टू ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, तो इन्होंने तो ये एक्स वाली फॉर्म में लिख रखा भाई, है ना, तो इसको एक्स वाली फॉर्म में बनाना पड़ेगा। यस, यहाँ पर रेट नहीं लिखेंगे हम इसका, केसी पूछा क्या, रेट एक्सप्रेशन फॉर, रेट एक्सप्रेशन पूछ के नीचे केसी दे रहा है, उल्टा वर्क है। चलो कोई बात नहीं, मान लो कि एट टाइम, जब टाइम 0 था तो इसकी वैल्यू थी, ठीक है, और ये था 0, ठीक है, प्लस एरो लगा देते हैं, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस, मान लो x इसमें से माइनस हो गया और b में से 3x माइनस होगा। यस बेटा, ये समझ में आ रहा है, Yes, sir. है ना, और यहाँ पर क्या Negative. होगा, 2x बनेगा। तो अब जरा हम केसी लिखें, तो केसी विल बी, तो प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन 2 आएगा, डिवाइड में रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट की कंसंट्रेशन जो भी है, ठीक है, तो इसका तो 1 ही आएगा, और ये b माइनस 3x इसकी पावर आ जाएगी सर 3। आपने टू क्यों लगाया, हाँ, वहां पर टू ये तो अमोनिया एक्स 2 बनेगा ना, सर एक्स के ऊपर। केसी देखो हमारा केस क्या होता है, केसी का फॉर्मूला भूल गए आप, प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की पावर, ये अमोनिया 2 नहीं लगा हुआ क्या, ये देखो 2 लगा हुआ है अमोनिया के बाहर, तो इसकी पावर 2 लगेगी, है ना। ऐसा नहीं कि आपने नीचे यहाँ पे 2x लिख दिया तो फिर उसको लिखना ही नहीं है, वो फिर से यूज होगा, ठीक है, वो केसी का फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं, और वहां पर तो इसके नंबर ऑफ मोल के लिए 2 लगाया गया था कि नंबर ऑफ मोल इसके कितने बनने वाले हैं, तो नंबर ऑफ मोल एक, ओके सर। उसका एक बढ़ रहा है तो उसके 2 बढ़ रहे हैं, वो ऐसा है, ठीक है, तो और इसकी पावर आ जाएगी 3, ठीक है, दैट इज द केसी। अब जरा देखो भाई इसमें कौन सा बन रहा है, b माइनस 3x की पावर 3, a माइनस x बन रहा है, और यहाँ बन रहा है 4x स्क्वायर v स्क्वायर, वॉल्यूम की फॉर्म में, क्या वॉल्यूम की फॉर्म में लेना है क्या, यहाँ तो v लगा दिया इसने, एक्स स्क्वायर और v स्क्वायर, 2x स्क्वायर 2 टू 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये v स्क्वायर ना आए तो ये वाला सही है। यस, 4x स्क्वायर बनेगा, a माइनस एक्स और b माइनस 3x का क्यूब बनेगा, ये गड़बड़ है, फिर v तो यहाँ पर है ही नहीं, v का स्क्वायर तो कहीं नहीं आने वाला है। अगर वॉल्यूम की टर्म में उसको गिनेंगे हम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे, कंसंट्रेशन लगाएंगे, अगर इसको सबको गैस मानते हैं तो वो तो kp बनेगा फिर, है ना, केसी की जगह तो केपी निकाल रहे हैं हम, हमें तो सिर्फ कंसंट्रेशन से मतलब है। यस, ये समझ में आ गया बेटा, यस सर। है ना, बट क्या वॉल्यूम लगेगा, कंसंट्रेशन के लिए भी तो वॉल्यूम लगता है, नंबर ऑफ मोल माने थे मैंने, वॉल्यूम लगना चाहिए डिवाइडेड भाई। बाय, हाँ रुक जाओ, फिर वॉल्यूम लगेगा, हम इसको के सी इक्वल 2x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसका होल स्क्वायर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा a माइनस एक्स, इसके डिवाइड में वॉल्यूम आएगा, और मल्टीप्लाई में b माइनस 3x डिवाइड में इसके वॉल्यूम आएगा, और इसका भी स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर कंसंट्रेशन की टर्म में निकालना है, क्योंकि अगर आप मान ही कंसंट्रेशन रहे हो वो एक अलग चीज होती है, बट तो के सी इक्वल, ठीक है, ये आएगा ऊपर वाला, वो नहीं आएगा फिर। इसमें देखो अब जरा क्या सही बन रहा है, फोर्थ वाला ऑप्शन, आई थिंक फोर्थ वाला ऑप्शन ही सही बनेगा। सर ये क्यूब नहीं लगेगा नीचे, हाँ नीचे क्यूब लगेगा, मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, एक मिनट सही करता हूँ, यस ये तो क्यूब है बिल्कुल। देखो जरा आंसर क्या आएगा, ये क्यूब v का क्यूब हो गया और v आ गया, तो v का क्यूब और ये अकेला v है, v का 4 बन गया ये तो, है ना, और ऊपर कितना v का स्क्वायर है, स्क्वायर और 4 में से v स्क्वायर बचेगा, ठीक है, यही आएगा, डी इज द राइट आंसर। यस, क्लियर यस सर। है ना, तो बस यही बनेगा, फिर वो v से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये मोल्स हैं, इसका मतलब ये मोल है, अगर आप इसको कंसंट्रेशन ही मान लेते हो फिर तो सही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, बट अगर इसको मोल मान रहे हो तो फिर हमें v से डिवाइड भी करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम से, दैट्स इट, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई थिंक ये लास्ट ही है, यस लास्ट है बेटा, PCl5 PCl3 Cl2 आर इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन, केल्विन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, इन ए क्लोज कंटेनर, कंटेनर क्लोज है, देयर कंसंट्रेशंस आर, उसने कंसंट्रेशन दिए अब यहाँ पे, ऑलरेडी कंसंट्रेशन दे रहा है 0.8 इंटू 10 पावर 3 मोल पर लीटर, 0.1.2 इंटू 10 पावर -3,
and per liter and 1.2 into 10 power minus 3 mol per liter respectively. The value of Kc for the reaction is, इस रिएक्शन के लिए Kc बनाना है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के 1 है और यहाँ 1 है और रिएक्टेंट है 1, तो यानी डेल्टा n की वैल्यू कितनी आएगी, सारे गैस है ना, डेल्टा n की वैल्यू 2 - 1, ये आ गई 1। Yes, sir. 1. ठीक है, तो Kc बताना ना, Kc विल बी, Kc है, कंसंट्रेशन डायरेक्ट दे रखी है, उसका कोई चक्कर ही नहीं है मुझे लग रहा है, 1 की वैल्यू नहीं Substitute करनी है बस. जरूरत ही नहीं है, हाँ है ना, तो ये आएगा PCl3 इसकी पावर 1, Cl2 इसकी कंसंट्रेशन इसकी पावर 1 डिवाइड में PCl5 और इसकी कंसंट्रेशन की पावर भी 1, दैट्स इट। डेल्टा एन की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधी कंसंट्रेशन उसने दी है। ठीक है, तो सीधा वैल्यूज भर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो केसी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, देखें PCl3 और रिस्पेक्टिवली कंसंट्रेशंस दिए क्या, रिस्पेक्टिवली दिए, पहले PCl5 की दे रखी है 0.8 वाली, फिर उसके बाद में PCl5 के बाद PCl3 दे रखी है, PCl3 है 1.2 into 10⁻³ और इसके मल्टीप्लाई में है Cl2 दैट इज 1.2, ये भी सेम ही है, इंटू 10⁻³ दोनों सेम है ना, डिवाइड में है 0.8 0.8 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ से एक 10⁻³ तो कट जाएगा, ये लो ये तो कट गया, बचा क्या 0.8 और 10⁻³ और 0.8 का अगर ये 12 है ना 1.2, इसका पॉइंट तीनों दोनों का पॉइंट हटा दे तो नीचे लग जाएगा 100, इसका पॉइंट उड़ा दिया, इसका पॉइंट उड़ा दिया, है ना, नीचे की तरफ उड़ाते हैं इसको, ये पॉइंट हटा दिए 100 लग गया, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला गया 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 10, 12 गुणा 12 कितना होता है भाई 144 डिवाइड में आ गया 8 इंटू 10, यही बचेगा Yes, sir. 80. 8 इंटू 10, तो अब क्या करें 8 से डिवाइड करें इसको, चलो पहले 2 से कर लेते हैं, 2 से सीधा दिख रहा है, फिर 2 से करते हैं अभी भी दिख रहा है, फिर 2 से करते हैं अभी भी दिख रहा है, सही है 1.8, दैट्स 1.8. Kc विल बी 1.8, है कोई 1.8, आंसर हमारा तो गलत आ रहा है 10⁻³ अरे ये रहा, हाँ 10⁻³ को हम खा गए थे, ये रहा बेटा है, ठीक है इंटू Second. 10⁻³, हाँ Sir, second होगा. यस दैट इज द सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर बेटा। अभी कोई डाउट है तो बताइए, मैं रिकॉर्डिंग इसकी ना ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है वेट।